हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में हम ब्लड प्रेशर डिस्कस करेंगे। जैसा आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि आज के टॉपिक में हम ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, पल्स प्रेशर की डेफिनेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। तो आपने नॉर्मली यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा भी होगा डॉक्टर सबसे पहले वेट मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं बिफोर एनी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ का पता लगाने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ बीपी। मैं यहाँ पे नॉर्मल बीपी की बात कर रही हूँ, ब्लड प्रेशर की बात करें कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम भागते दौड़ते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन हाउ नॉर्मल बीपी इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट कम ओवर द डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हाउ कैन यू डिफाइन मेडिकली ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक प्रेशर। यदि मैं सिंपली आपको समझाऊं तो ये हमारी एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है। तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है इट स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर ओवर द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो जो ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू ब्लड, दैट प्रेशर इज सेड टू बी ब्लड प्रेशर। अब बात आती है, आप लोगों ने कार्डियक साइकिल में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड को प्रोजेक्ट करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए, तो उस टाइम पे हमारी वॉल के ऊपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है एंड दैट इज सेड टू बी सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल का के ऊपर, वॉल के ऊपर ब्लड का, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिंपली जब हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा टू मेन ब्लड वेसल लाइक ब्रैकियल आर्टरी, और आप सबने पढ़े ही थे। और उसके बाद आर्टरी से कहाँ जाता है, आर्ट्रियोल, देन कैपिलरी जॉइंट टू फॉर्म वेन्यूल एंड देन वेन्स, कि वापस से ब्लड कहाँ आ जाता है, हार्ट में। लेकिन यहाँ पे यदि मैं सिंपली बोलूँ तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया है हमारे हार्ट ने, सबसे पहले ब्लड कहाँ पहुँचा है बेटा, आर्टरी, एरोटा टू मेजर आर्टरी। तो नाउ कम ओवर कि जो ये ब्लड आया तो ब्लड जितनी तेजी से पंप होगा वो किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ब्लड वेसल के वॉल के ऊपर, एंड दैट प्रेशर इज सेड टू बी ब्लड प्रेशर। तो हाउ कैन यू डिफाइन ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर सिंपली यदि मैं कहूँ इट इज ऑल्सो टेक्निकली सेड टू बी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। दिस इज टेक्निकली सेड टू बी ब्लड प्रेशर और arterial blood pressure, because first pressure of oxygenated blood during systemic circulation is created over arteries, not over the veins. Clear? तो arterial blood pressure is defined as pressure created by blood over the walls of आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट किया है ब्लड ने, दैट प्रेशर इज सेड टू बी ब्लड प्रेशर। तो अब बात आती है, क्या यह ब्लड प्रेशर यूनिफॉर्मली होता है या हम कहें कि ब्लड हर एक टाइम पे सेम ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है? नो। ड्यूरिंग सिस्टोल, जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब हमारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो ब्लड प्रेशर इज जनरली studied or under 2 heading, that is systolic pressure and diastolic pressure. Systolic pressure and second one is diastolic pressure. So what do you mean by systolic pressure? How can you define systolic pressure? Systolic pressure is defined as pressure created over the walls of artery during ventricular systole. That pressure is said to be systolic pressure, whereas diastolic pressure is defined as pressure created by blood over the wall of blood vessel during
relaxation of ventricle, that is ventricular diastole or joint diastole. During ventricular diastole और टेक्निकली इट इज सेड टू बी ज्वाइंट डायस्टोल, जब हमारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल के वॉल पे प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज सेड टू बी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. नाउ हाउ दिस प्रेशर इज मेजर्ड एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. तो नाउ कम ओवर द सिस्टोलिक प्रेशर. नॉर्मली जब हार्ट की चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 120 mm of mercury column. It is measured in term of mercury column, whereas during diastolic pressure the pressure created by blood is just 80 mm of mercury column. This is the unit to measure blood pressure in normal healthy adult, या आप कहें कि normal condition में measure होता है. तो what is the normal BP of healthy person? तो now healthy person में BP कितनी होती है? healthy person BP is 120 over 80 mm of mercury column. तो this is the normal BP of adult. अब बात आती है क्या ये बीपी हर कंडीशन में सेम होती है? तो नहीं, ये घटती बढ़ती रहती है डिपेंडिंग ओवर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं कहूँ कि यदि कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो उस टाइम पे बीपी लो होगा, जब वो स्टैंडिंग कंडीशन में होगा तो बीपी क्या होगी? उसकी ज़्यादा होगी. नाउ कम ओवर pulse pressure and how BP is measured. Now come over pulse pressure. What do you mean by pulse pressure? तो हमने प्रीवियस सेगमेंट में डिस्कस भी किया था हार्ट बीट, हार्ट रेट और पल्स में डिफरेंस. तो पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. Diastolic pressure. Hence pulse pressure is equal to, here not it is represented with PP because PP symbol used for partial pressure. So now come over partial pressure is equal to 120 over minus 80, that is 40 mm of mercury column. तो आप कंफ्यूज ना हो कि जो हमारा बीपी होता है ये क्या होता है? सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक प्रेशर, वेरस पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. तो हमारा ब्लड प्रेशर कितना है बेटा? 120 over 80 mm of mercury column, whereas pulse pressure is just 40 mm of mercury column. Now come over the second heading of today's segment, that is measurement of blood pressure. How blood pressure are measured? तो आप लोगों ने देखा तो जरूर होगा कभी ना कभी किसी को ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए. कुछ ऐसा पंप होता है जिसके थ्रू वो पंप करते हैं, लेकिन क्या होती है ये डिवाइस, क्या है इसका नाम और किस तरह से ये वर्क करती है? तो नाउ कम ओवर द पेक्यूलियर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट. तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो है इट इज मेजर्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी स्फिग्मोमैनोमीटर. Sphygmomanometer. And this sphygmomanometer first designed to measure the BP of human being. तो sphygmomanometer is first designed, हालांकि इसकी डिस्कवरी किसी और साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का काम किन्होंने किया था? एन कोरोटकॉफ ने. इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए. तो फर्स्ट डिजाइंड एंड यूज्ड बाय द साइंटिस्ट एन निकोलस कोरोटकॉफ. कुछ बुक में लिखा होगा निकोलस कोरोटकॉफ. डबल एफ भी मिल सकता है, वी भी आ सकता है. तो फर्स्ट डिजाइन एंड यूज्ड बाय साइंटिस्ट एन कोरोटकॉफ और एन कोरोटकॉफ टू मेजर ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग की ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का फर्स्ट टाइम जो कंट्रीब्यूशन
दिया गया है या किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है, एन कोरोटकॉफ। दैट्स व्हाई दिस स्पिग्मोमेनोमीटर इज आल्सो सेड टू बी कोरोटकॉफ इंस्ट्रूमेंट और कोरोटकॉफ ब्लड प्रेशर और कोरोटकॉफ साउंड टू बी हियर। इनके ऑनर में ही इनका नाम दिया जाता है। तो स्पिग्मोमेनोमीटर हालांकि पहले ही डिस्कवर हो चुका था, जिसके थ्रू हम एयर प्रेशर को मेजर करते थे, लेकिन इसी स्पिग्मोमेनोमीटर में पहले जो इंस्ट्रूमेंट आया था दैट इज सेड टू बी मैनोमीटर, जिसके थ्रू हम एयर प्रेशर को मेजर करते थे, लेकिन उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसको दी जाती है, एन कोरोटकॉफ को। तो कैसा मेथड है ये जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो दिस मेथड इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मेथड। दिस मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट is known as indirect method. Why it is said to be indirect method? क्योंकि इसके अंदर पहले हमारे ब्लड प्रेशर को एयर प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस मेथड इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मेथड और ऑक्सिलरेटरी मेथड। ऑक्सिलेटरी method. Clear? So now come over the process or mechanism involved in measurement of blood pressure, that is via indirect method designed by Ann Korodkoff first time. Now come over the peculiar mechanism of blood pressure calculation or measurement. Why it is said to be indirect and oscillatory method? क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे ब्लड प्रेशर को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, एयर प्रेशर, और जैसे जैसे मर्करी कॉलम राइज होता है तो उसके फर्दर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा, फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू एयर प्रेशर एंड देन बीपी इज मेजर्ड। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज सेड टू बी इनडायरेक्ट एंड ऑस्कुलेटरी मेथड। तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि हम किस मेथड से या किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। आपसे पूछा जाए तो instrument is sphygmomanometer, which first designed or modified by Ann Korodkoff to measure the blood pressure of any person. Clear? And why it is said to be indirect method and why it is said to be oscillatory method? Because first BP is converted into air pressure और जैसे जैसे मर्करी कॉलम राइज होता है देन BP is measured। तो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है देखा आप सबने होगा। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है, एक आपने देखा होगा लॉन्ग सी इस तरह की इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके अंदर मर्करी का जो कॉलम है वो बढ़ता चला जाता है। तो कुछ इस तरह की उसके अंदर आपने मर्करी कॉलम देखी होगी, ग्लास की बनी होती है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रही मैं, और इसी मर्करी कॉलम से एक छोटी सी ट्यूब बाहर निकलती है एंड दिस ट्यूब इज कनेक्टेड विथ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज कनेक्टेड विथ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इन विच मर्करी इज फिल्ड, जिसके अंदर मर्करी भरा रहता है। एंड फ्रॉम दिस बल्ब अनदर ट्यूब अराइज एंड दिस ट्यूब एंटर इनटू अ कफ। एक आपने देखा होगा पट्टी सी होती है जिसको हमारे यहाँ पे अपर, यहाँ पे आर्म जस्ट एल्बो जॉइंट के ऊपर इस आर्म में बहुत टाइटली रैप कर दिया जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कफ। दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कफ। नेमिंग करूंगी मैं यहाँ। इसी कफ से एक अनदर ट्यूब राइज होती है बेटा, इस तरह से देखें आप, और यहाँ पे एक पंप लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, पंप, जिसको प्रेस किया जाता है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर का ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, और इसी पंप में एक नॉब होता है जिसके थ्रू प्रेशर को रिलीज किया जाता है। हेयर नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज अटैच। सिंपली यदि बताऊं तो इसमें देखें आप एक लॉन्ग ट्यूब, अब इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज ग्रीन कफ। आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी तो नेमिंग भी आपको क्लियर होगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक मर्करी कॉलम होता है जिसके ऊपर इस तरह की मार्किंग देखी होगी आपने, मार्किंग गिवन होती है इस तरह की 30, 50, 80, 100, 150, 200 या 230, 230, 250,
300, 350, 400 इस तरह की आपने देखा होगा मार्किंग होती है, एंड दिस इज सेड टू बी मर्करी कॉलम। नेमिंग कर देती हूँ, फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से वर्क करता है ये। तो दिस इज मर्करी कॉलम जिसके अंदर मर्करी ऊपर चढ़ती जाती है, एंड दिस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, bulb in which mercury is filled. This is a green cuff like structure देखा होगा which is wrapped around arm region tightly. और अब बल्ब से एक ट्यूब है, वो भी किससे कनेक्टेड है बेटा, कफ से, और इसी कफ से एक ट्यूब और निकल रही है, एंड इट इज कनेक्टेड विथ पंप, एंड पंप one knob is attached with pump through which pressure is released or increased, जिसके थ्रू प्रेशर को घटाया जाता है। तो knob through which pressure is released, clear? तो ये था कुछ स्ट्रक्चर, एंड दिस कफ इज wrapped around arm region, generally left arm region, just above the elbow joint. तो जब भी आप कभी बीपी चेक कराएंगे तो आप देखिएगा कि वो किस तरह से मेज़र करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर वन बाय वन मैं स्टेप को राइट भी कर दूंगी। दिस कफ इज रैप्ड अराउंड दिस रीजन, यहाँ पे टाइटली रैप किया जाता है, क्लियर? आफ्टर रैपिंग सेकेंड स्टेप, पंप के थ्रू पुश किया जाता है, बहुत तेजी से पंप के थ्रू ये पुश किया जाता है, जब तक कि मरकरी है वो कॉलम में बढ़ती जाए। किस यूनिट तक बढ़ाया जाता है इसको, 200 तक, या समटाइम हायर ऑल्सो, जनरली 200 तक, क्लियर? मतलब जब तक कि हमें टाइटनेस फील ना होनी शुरू हो जाए, क्योंकि 200 के बाद यदि हम और ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये पंप प्रेस करेंगे, हम दबाएंगे, उतनी ज़्यादा ये कफ हमारे आर्म रीजन में क्या होती जाएगी, टाइट, और जितनी ज़्यादा ये टाइटली इन्फ्लेक्ट होगी, मतलब दबाएगी, तो ब्लड सर्कुलेशन इस एरिया में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब दिस रेडियल आर्टरी गेट चॉक्ड। व्हाट डू मीन बाय चॉकिंग ऑफ रेडियल आर्टरी? देयर इज नो ब्लड सप्लाई, क्लियर? मतलब व्हेन दिस कफ इज टाइटली इन्फ्लेटेड ड्यू टू पंपिंग, या हम कहें कि जितना हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती जा रही है, दबता जा रहा है, और दिस रेडियल आर्टरी गेट चॉक ड्यू टू देयर इज इनसफिशिएंट और नील सप्लाई ऑफ ब्लड। इस एरिया में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब ये प्रेशर कहाँ तक पहुँच गया बेटा, 200 तक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद हम पंप को स्टॉप कर देते हैं। फिर यहीं पे आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप लगाया जाता है, और धीरे धीरे इस नॉब को खोला जाता है, प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है। प्रेशर को क्या किया जाता है, रिलीज़। तो जितना ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होना शुरू होगा, धीरे धीरे ये मरकरी कॉलम क्या आनी शुरू हो जाएगी, नीचे आनी शुरू हो जाएगी। कहाँ आनी शुरू हो जाएगी, नीचे। और जैसे ये 120 की रेंज में आएगी, 120 की रेंज में आएगी यहाँ पे, दिस प्रोड्यूस फर्स्ट साउंड। मतलब जैसे जैसे मरकरी कॉलम नीचे आ रही है तो डॉक्टर यहाँ पे स्टेथो पुट करते हैं और हियर करते हैं, तो जैसे जैसे मरकरी कॉलम नीचे आती है तो पहला साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट प्रेशर इज सेड टू बी सिस्टोलिक प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक प्रेशर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये मरकरी कॉलम और नीचे आता जाएगा, साउंड फेंट होता जाएगा। साउंड कैसा होता जाएगा, फेंट, मरमर होता जाएगा। मरमर का मतलब मफल्ड होता जाएगा। मफल्ड का मतलब स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, कोई आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, जनरली हेल्दी पर्सन में कहूँ तो 80 mm, इसका मतलब दिस प्रेशर इज सेड टू बी डायस्टोलिक प्रेशर। दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर हो गया आपको? एक बार फिर से बताती हूँ। This cuff is wrapped around left arm in just above the elbow joint, tightly put कर दिया, इसके ऊपर दबा के बंद कर दिया इसको। पंप के थ्रू प्रेशर डाला जाता है, जितना ज़्यादा कफ टाइटली होती जाएगी, इन्फ्लेशन होती जाएगी, उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई रेडियल आर्टरी में क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और कब तक ये पुश किया जाता है, जब तक कि मरकरी कॉलम 200 या मोर देन 200 कॉलम तक ऊपर ना चला जाए, जब तक आपको टाइट फील हो और अपनी रेडियल आर्टरी चॉक हो जाए। फिर धीरे धीरे इस नॉब को खोला जाता है,
जैसे जैसे नॉब को हम खोलेंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, रिलीज, और मर्करी कॉलम क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाउन। उसी टाइम पे जैसे जैसे मर्करी कॉलम डाउन होती है, यहाँ पे स्टेथो को पुट किया जाता है, स्टेथोस्कोप साउंड हियर करने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको पुट किया जाता है उसके नॉब को। तो जैसे ही 120 पे आया, साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, तो जिस पॉइंट पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है दैट प्रेशर इज सेड टू बी सिस्टोलिक प्रेशर। धीरे धीरे जैसे जैसे मर्करी कॉलम डाउन हो रहा है, हमारी जो नॉइस है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो मफल होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, और एक लिमिट पे आके वो साउंड पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा एंड दैट प्रेशर इज सेड टू बी डिस्टोलिक प्रेशर। तो फर्स्ट हर्ट मतलब जो फर्स्ट साउंड सुनाई देता है मर्करी कॉलम के डाउन आने में, दैट साउंड इज सेड टू बी कोरोटकॉफ साउंड, क्योंकि ये किसके ऑनर में दिया गया है, जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था बीपी को मेजर करने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एयर प्रेशर को यूज करके हमने किसको मेजर किया, ब्लड प्रेशर को मेजर किया। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मेथड। नाउ राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो फर्स्ट, कफ इज रैप्ड अराउंड आर्म रीजन, जनरली कौन सा आर्म, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म। जनरली ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि राइट आर्म में बीपी नहीं आएगा, वहाँ भी आ सकता है, पर लेफ्ट आर्म को जनरली प्रीफर किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए। तो कफ इज रैप्ड अराउंड आर्म रीजन। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ पंप, with the help of pump, air pressure increases, which cause inflation, दबाव डालना, inflation over the brachial artery of arm, artery of arm region, which further choke the radial artery of wrist. Choking का मतलब no blood supply to radial artery. In this region radial artery which is superficial artery, जिसके थ्रू आप पल्स को मेजर करते हो या नोटिस करते हो, choke the radial artery of the wrist region. Wrist region. What do you mean by choking here? Please write down. No blood supply in wrist. जितना ज़्यादा ये रीजन इन दबेगा उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई इस रीजन में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो नो ब्लड सप्लाई इन रिस्ट। दिस इज द सेकेंड स्टेप। Now mercury column, write down, mercury column reach to 200 mm of, now mercury, simply write down, mercury reach to 200 mm of mercury column। मर्करी कॉलम में कितने यूनिट तक बढ़ा दिया हमने, 200। इस टाइम तक बिल्कुल क्या हो जाती है, आप कहें तो चॉकिंग हो जाती है, रेडियल आर्टरी में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। फर्दर और हम पंप नहीं करेंगे क्योंकि चॉकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ नॉब इज ओपन टू रिलीज द प्रेशर, नॉब को खोल दिया जाएगा ताकि प्रेशर घटे, और जैसे जैसे प्रेशर डाउन जाएगा, डिक्रीज होगा, मर्करी कॉलम क्या होनी शुरू हो जाएगी, डाउन। मीनवाइल स्टेथो इज पुट ओवर इन दिस रीजन, इन दिस region stato is put to hear the sound. Now the fourth step, here I write down first, second, third, थोड़ा सा intermingle ना हो जाए आपका, fourth, तो write down fourth here, clear? Now knob is gradually open, धीरे धीरे slowly open, बिल्कुल स्लोली धीरे से खोला जाता है। ये नहीं कि एक साथ प्रेशर खोल दिया सारा मर्करी कॉलम नीचे आ जाए, कोई साउंड ही ना सुनाई दे। तो नाउ नॉब इज ग्रेजुअली ओपन टू रिलीज एयर प्रेशर,
meanwhile stetho is put over arm region, that is over brachial artery. Fifth, sound is produced and this pressure is known as सिस्टोलिक प्रेशर। जो सबसे पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जिस पे, सपोज किसी के अंदर ये साउंड प्रोड्यूस हुआ सपोज 180 पे, तो 180 उसका क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। समझ गए आप? ये चीज़ आप ध्यान से सुने कि मतलब जिस पॉइंट पे जब मर्करी कॉलम डाउन जानी शुरू होती है, तो जिस पॉइंट पे हमारा यदि हम कहें कि साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, दैट प्रेशर इज सेड टू बी सिस्टोलिक प्रेशर एंड दैट साउंड इज सेड टू बी कोरोट कॉफ साउंड, एंड दैट साउंड इज सेड टू बी कोरोट कॉफ साउंड, कोरोट कॉफ साउंड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मर्करी कॉलम ग्रेजुअली डाउन आता जा रहा है, साउंड क्या होनी शुरू हो जाएगी, मफल्ड, डिसअपियर्स, धीरे धीरे सुनाई देगी और एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगी। नाउ एज मर्करी कॉलम डाउन, द साउंड गेट मफल्ड एंड डिसअपियर्ड, और जिस पॉइंट पे साउंड डिसअपियर्ड हो जाता है एंड दैट प्रेशर इज सेड टू बी, दैट मर्करी कॉलम इज सेड टू बी डायस्टोलिक प्रेशर एंड दैट इज सेड टू बी डायस्टोलिक। तो एक बार फिर से ध्यान दें कि जैसे जैसे मर्करी कॉलम डाउन जाएगा, जिस पॉइंट पे साउंड प्रोड्यूस हुआ दैट प्रेशर इज सेड टू बी सिस्टोलिक प्रेशर। धीरे धीरे और कॉलम डाउन जा रहा है ग्रेजुअली, लेकिन एक पॉइंट पे आके साउंड मफल होनी शुरू हो गई और कंप्लीटली क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, दैट प्रेशर इज सेड टू बी डायस्टोलिक प्रेशर। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज सेड टू बी ऑक्सिलेटरी मेथड और इनडायरेक्ट मेथड डिजाइंड बाय एन कोरोटकॉफ टू मेजर द बीपी। तो ये था मेजरमेंट ऑफ बीपी। इंस्ट्रूमेंट होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लास्ट कम ओवर द रेगुलेशन ऑफ बीपी। हाउ द, वैसे तो नॉर्मल बीपी कितना होता है हमारा 120/80, लेकिन यदि हम कहें कि एज के साथ साथ ये बढ़ता भी जाता है एंड ड्यू टू अनदर रीज़न, बहुत सारे डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे हम लास्ट टॉपिक में, हार्ट डिसऑर्डर में। लेकिन नाउ कम ओवर द रेगुलेशन ऑफ बीपी की नॉर्मल जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, रेगुलेट अपने आप घटता बढ़ता रहता है। तो हाउ नॉर्मल बीपी इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है हेल्दी एडल्ट की यदि हम बात करें तो 120/80 mm ऑफ मर्करी कॉलम। क्लियर? अब बात आती है क्या ये बीपी सेम रहता है, तो आपने दो टर्म पढ़ा होगा, हाई बीपी या सिंपली बीपी का मतलब ही होता है हाई। तो हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन विच इज ऑल्सो सेड टू बी हाई बीपी। नॉर्मली हाई बीपी कितना होता है और हाइपोटेंशन नॉर्मल लो बीपी किसको माना जाता है? यदि किसी पर्सन के अंदर यदि कॉन्टिन्यूसली या परसिस्टेंट इतना ही बीपी नोटिस हो 140/90 mm ऑफ मर्करी कॉलम, persistent, if it is persistent, यदि ये बना रहे देन इट इज सेड टू बी हाई बीपी पेशेंट, और यदि ये फ्लक्चुएट करे तो हम उसको हाई बीपी पेशेंट नहीं कहते, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब भी आप भी स्ट्रेस में होते हो या आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन यदि परसिस्टेंट किसी का थ्रू आउट द ईयर इतना बीपी बना हुआ है या मोर देन 140/90 सिस्टोलिक डायस्टोलिक बना हुआ है, देन पर्सन इज सेड टू बी हाइपरटेंशन। नाउ if the BP is 100/70 mm of mercury column, नॉर्मल यदि मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर बीपी मेल के कंपैरिजन में लो होता है, बट इफ इट इज परसिस्टेंट फॉर लॉन्गर टाइम देन द पेशेंट और द पर्सन इज सेड टू बी लो बीपी पेशेंट। नाउ यदि अब बात करते हैं हम किसी भी एज्ड पर्सन की, इन एज्ड पर्सन
नॉर्मल भी यदि आप उसका बीपी देखो तो 140/90 या 140/150/100 इतना बीपी आपको एज पर्सन में दिखेगा, बट इसको हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, दिस इज नॉर्मल बीपी। नॉर्मल इन केस ऑफ एज्ड पर्सन इफ द एज इज मोर देन 60 और 70 ईयर्स। क्यों ऐसा कहा गया? अभी तो मैंने कहा कि 140/90 है तो हमने हाई बीपी कह दिया, ये नॉर्मल एडल्ट की बात हो रही है, लेकिन ये एज्ड पर्सन में यदि इतना भी बीपी है तो उसको नॉर्मल कैटेगरी में क्यों रखा गया है बेटा? क्योंकि जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल क्या होती जाती है, रिजिड होती जाती है, उसकी इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है। ड्यू टू लॉस्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज प्रेशर क्या दिखाई देता है या मेजर क्या होता है, ज़्यादा, तो इसको हम नॉर्मल ही मानते हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा है देन पर्सन एज पर्सन बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ हाइपरटेंशन। अगेन तो फर्स्ट द रीज़न बिहाइंड हाई बीपी, तो रीज़न बिहाइंड हाई बीपी, फर्स्ट वन इज एजिंग, and in aging why BP is high? Due to loss of reason, due to loss of elasticity in the wall of blood vessel. Blood vessel की elasticity lost हो जाती है, that's why BP is more. Second is stress. स्ट्रेस इज द मेजर रीज़न। आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर बार बार कहते हैं कि डोंट टेक स्ट्रेस, कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है ये हमारी बॉडी में किसके लेवल को बढ़ाती है, इट्स एक्टिवेट एड्रीनल ग्लैंड एंड दिस एड्रीनल ग्लैंड स्टार्ट रिलीजिंग एड्रीनलिन एंड दिस एड्रीनलिन बिहेव एज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, जो वेसल के ऊपर प्रेशर डालती है एंड बीपी इंक्रीजेस। तो स्ट्रेस इज द मेजर रीजन एंड दिस स्ट्रेस एक्टिवेट adrenal gland and adrenal gland release adrenaline and this adrenaline behave as a potent का मतलब एक्टिव, वैसो का मतलब वेसल, कंस्ट्रिक्टर दबाना, जो वेसल्स को दबाता है और जितना ज़्यादा ब्लड वेसल दबेगी इट लीड टू हाई बीपी। तो स्ट्रेस इज़ द मेजर रीज़न कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा हमारा उतनी ही ज़्यादा एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन रिलीज़ करेंगी और अनवांटेड बीपी ज़्यादा रहेगा, और यदि प्रेशर ज़्यादा रहता है तो सम टाइम इट लीड टू बर्स्टिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड इट लीड टू हैमरेजेस एंड ब्रेन स्ट्रोक। अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ की ब्लड वेसल रप्चर हुई हैं, ब्रेन की हुई हैं तो इट लीड टू अनदर प्रॉब्लम, किडनी की डैमेज हुई हैं तो ब्लड प्रेशर मेनली लीड टू हैमरेजेस। हैमरेजेस का मतलब इंटरनल ब्लीडिंग। नाउ कम ओवर द कि ये तो थी नॉर्मल बात कि इतना भी बीपी बढ़ सकता है, लेकिन यदि एक्सरसाइज स्ट्रेस की वजह से बढ़ा है या किसी और रीज़न से बढ़ा है नॉर्मल कंडीशन में एडल्ट में, तो बीपी रेगुलेट भी हो जाती है। तो हाउ बीपी इज रेगुलेटेड इन नॉर्मल कंडीशन, मैं यहाँ पे पेशेंट की बात नहीं कर रही। अनदर रीज़न बिहाइंड हाई बीपी, हम रीज़न बिहाइंड हाई बीपी की बात कर रहे थे, तो अनदर रीज़न, थर्ड रीज़न इज राइट डाउन हेयर, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। जब हमारी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो जाती है या किसी भी तरह की डिपोजिशन शुरू हो जाती है तो ल्यूमेन क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है एंड इट इंक्रीजेस बीपी। एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस, जब हमारी आर्टरी की वॉल अपनी इलास्टिसिटी लॉस्ट कर जाते हैं तो उस केस में भी क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन बीपी इन पेशेंट, जो हाई बीपी पेशेंट हैं, देयर आर सो मेनी। एक रीज़न को हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करते। तो नाउ कम ओवर द रेगुलेशन ऑफ बीपी, ओवर द नाउ कम ओवर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेगमेंट, रेगुलेशन ऑफ बीपी। कि नॉर्मली जो हमारा बीपी होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है ड्यू टू डिपेंडिंग ओवर द मेटाबॉलिक नीड और द डिपेंडिंग ओवर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो कैसे घटता बढ़ता है। तो दिस रेगुलेशन, तो नॉर्मल बीपी, हियर राइट डाउन नॉर्मल बीपी, यहाँ पे हम पेशेंट की बात नहीं कर रहे, एक हेल्दी एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल बीपी इज रेगुलेटेड बाय
regulated by vasomotor center. Vasomotor center. This vasomotor center is located in medulla oblongata. जैसे हार्ट बीट सेंटर पढ़ा था आपने, उसी तरह से वेसोमोटर सेंटर है, regulated by vasomotor center located on medulla oblongata. Clear? And this vasomotor center regulate the BP of any healthy person via regulate BP via stretch receptor, which is commonly said to be baroreceptor. जो मैंने बहुत ही प्रीवियस एक लेक्चर भी लिया था रिसेप्टर पे, वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था बैरोरिसेप्टर. बैरो स्टैंड फॉर प्रेशर, जो प्रेशर चेंज होने से एक्टिवेट हो जाते हैं. तो रेगुलेटेड बाय स्ट्रेस रिसेप्टर और बैरोरिसेप्टर, एंड दीज बैरोरिसेप्टर आर लोकेटेड इन, दीज बैरोरिसेप्टर्स are located in carotid artery, wall of carotid artery, located in the wall of carotid artery and the wall of aorta. And the receptor located in the wall of carotid artery is said to be carotid bodies, and receptors located in the wall of aorta is said to be aortic body. So how these receptor activated? When the pressure changes in the wall of blood vessel, these receptor get activated and start sending message to the vasomotor center located in medulla oblongata. एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, एंड टेक्निकली दिस स्ट्रेच रिसेप्टर इज सेड टू बी बैरोरिसेप्टर. हियर बैरो मीन्स प्रेशर, जो प्रेशर फ्लक्चुएशन से एक्टिवेट होते हैं और हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होते हैं, एक तो एरोटा की वॉल में और एक अपनी कैरोटिड आर्टरी में. तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे गेट एक्टिवेटेड इन द फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर. तो जो एरोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडीज होती हैं, दीज बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ बैरोरिसेप्टर. जो हमारा जो ब्लड प्रेशर यदि चेंज हो रहा है तो ये रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिवेट, एंड दे स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल टू द मेडुला ऑब्लोगेटा. क्लियर? तो अब जब मेडुला के पास मैसेज चला गया है तो बीपी कैसे हमारी रेगुलेट होगी? तो रेगुलेशन इज डन बाय टू टर्म. दो तरीके से हमारी बीपी घटती और बढ़ती है, या हम जो बीपी बढ़ी हुई है वो नॉर्मल लेवल पे आएगी, जो बीपी घटी हुई है उसको भी नॉर्मल लेवल पे लेके आना है. तो इट इज अकर वाया टू मीन्स चेंज इन हार्ट रेट, या तो हार्ट बीट घटेगी या बढ़ेगी, या रेगुलेटिंग द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का डायमीटर घटेगा या बढ़ेगा. तो टू सिचुएशन है. व्हेन द बीपी इज हाई तो हमें बीपी को क्या करना है, लो करना है. व्हेन द बीपी इज लो तो हमें बीपी को क्या करना है, बढ़ाना है, नॉर्मल करना है, बढ़ाना नहीं है, नॉर्मल करना है. तो नाउ केस 1, व्हेन बीपी इज हाई. बीपी कब हाई है आपकी? सपोज ड्यूरिंग एक्सरसाइज. और जो वेसोमोटर सेंटर है ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी बीपी बढ़ चुकी है तो उसको अब क्या करना है, नॉर्मल करना है, अदरवाइज इट स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. क्लियर? तो व्हेन बीपी इज हाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट गेट नॉर्मलाइज बाय 2 मीन. मतलब चाहे नॉर्मल लाने के लिए ऑलवेज 2 मीन होगी, ध्यान रहे आपको. या तो हमें हार्ट रेट को घटाना बढ़ाना है, या हमें ब्लड वेसल के डायमीटर को घटाना बढ़ाना है. तो नाउ कम ओवर, व्हेन बीपी इज हाई देन हार्ट रेट decreases, and second is vasodilation. Diameter of blood vessel increases. Diameter of blood vessel increases. क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशन होता है बेटा, इन्वर्स होता है. तो जितना वेसल डायलेट होती जाएगी प्रेशर क्या होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा. तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीजेस, एंड वी यूज टर्म वेसोडाइलेशन. तो जब आपका बीपी हाई है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज. और वेसोडाइलेशन का मतलब ब्लड वेसल डायलेट होती जाएंगी
ताकि प्रेशर को रिड्यूस किया जाए टू नॉर्मलाइज द ब्लड बीपी दैट इज अप टू 120/80. नाउ केस 2, व्हेन बीपी इज लो. व्हेन बीपी इज लो, जब आपका बीपी लो है किसी भी कंडीशन में ड्यूरिंग मतलब आप रेस्टिंग फेज में है या ड्यू टू एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो बीपी लो भी हो जाता है कई बार, तो उस केस में हार्ट बीट क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी. तो हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड इट लीड टू वैसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड वेसल के ऊपर कंस्ट्रिक्शन होगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. दैट मीन इट गेट नॉर्मलाइज. डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल डिक्रीजेस. तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, अपोजिट हैं. तो एक बार ध्यान से रिवाइज करा देती हूँ रिकैप कि जो हमारा यहाँ पे हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं कि ड्यू टू सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन व्हेन द बीपी गेट फ्लक्चुएटेड देन इट गेट नॉर्मलाइज वाया वेसोमोटर सेंटर एंड दिस वेसोमोटर सेंटर इज लोकेटेड ऑन मेडुला ऑब्लोगेटा. Now this center get activated when baroreceptor in our body get activated, or baroreceptor is located in aortic body that is located in the wall of aorta and carotid body located in the wall of carotid artery. तो जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं they start sending messages और signal to the vasomotor center. अब मेडुला क्या करता है, मैसेज भेजता है हार्ट को और हार्ट रेट हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज, और साइमल्टेनियस हॉर्मोन्स के रिलीज को बढ़ा देता है. जैसे एड्रीनलिन का लेवल बढ़ेगा तो एड्रीनलिन बिहेव एज वेसो कंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल दबती जाएगी और प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए बॉडी में इस तरह की स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है. तो लास्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे हार्ट डिसऑर्डर के बारे में. थैंक यू.